आज का ये वीडियो जो है क्लास 11 का ज्योग्राफी का इवनिंग शिफ्ट का सॉल्यूशन पेपर है। ठीक है, अब फुल सॉल्यूशन होगा आज की इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है 90 मिनट आपको दिए जाते हैं। 35 नंबर का आपका ये पेपर था और ये आपके सामान्य निर्देश थे जो आपने पढ़े लिए होंगे। सेक्शन ए की तरफ आते हैं जहाँ पे आपसे जो है टोटल 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें से आपको टोटल 20 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। आंसर जो मैं आपको बताऊंगा ये मैंने खुद जो है किताब में सर्च किया है, साथ ही मैंने जो पढ़ा है उसके अनुसार मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो सीबीएसई थोड़ी नहीं मेरे को आंसर की ला के दे रहा है, कोई भी मुझे आंसर की ला के दे रहा है। एक दो क्वेश्चन के आंसर गलत हो जाए तो आपको जो है ये कमेंट में गलत चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, आप उनका आंसर जो है सही राइट आंसर आप कमेंट कर दीजिए। मैं कमेंट को जो है सबसे ऊपर पिन कर दूंगा ताकि सभी बच्चे देख पाएंगे कि इसका आंसर ये नहीं ये है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोवा, सबसे छोटा पूछा गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भारत के राज्यों को दक्षिण से उत्तर जो है क्रमबद्ध करना है। आप देखे होंगे सबसे नीचे आपका तमिलनाडु आता है, फिर उसके बाद कर्नाटक आता है, फिर आपका महाराष्ट्र आता है इस साइड, फिर आता है बीच में आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, तो हम लाइन से ऐसे कर ले तो इसका जो राइट आंसर बैठेगा आपका दूसरे का वो बैठ जाएगा आपका बी, 2 यानी पहला, फिर 1 ये आपका कर्नाटक आ गया, 4th आ गया महाराष्ट्र और 3rd आ गया आपका मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3, चूना पत्थर हेलाइट सेल व खड़िया किस प्रकार की सेलों का उदाहरण है? तो आप इसमें थोड़ी मेरे को कन्फ्यूजन है लेकिन राइट आंसर ए लग रहा है, अवसादी सेल। ठीक है, आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जो आपकी केंद्र सरकार द्वारा जो है चलाई गई एक एकीकृत संरक्षण मिशन परियोजना थी? तो वो थी नमामि गंगे परियोजना। ये राइट आंसर हो जाएगा। 5वें क्वेश्चन पे आते हैं, तो जल संभर किस जल संबद्ध क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणी को बांटा गया है? तो बांटा गया है, ये राइट हो जाएगा प्रमुख, मध्य व लघु द्रोणी में। ठीक है, इनमें बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने प्रादेशिक उपागम को परिवर्तित किया है? तो इनमें से किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, कार्ल रिटर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मानव भूगोल की शाखा नहीं है? तो इसमें आपने पढ़ा होगा मानव भूगोल की शाखा, तो उनमें कौन सी शाखा जो मानव भूगोल की नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा पर्यावरण भूगोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिसरण सीमा को श्रेष्ठ रूप में वर्णित करता है? ठीक है, अभिसरण सीमा को श्रेष्ठ रूप में वर्णित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वें का वो हो जाएगा आपका सी, जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में अलग हटती है और नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो 9 का जो राइट आंसर निकल कर आता है वो आता है आपका डी, यमुना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन नहीं है? तो प्रत्यक्ष साधन नहीं है। ठीक है, पूछा गया तो अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष साधन होते, तो हमसे पूछा गया प्रत्यक्ष साधन नहीं है। तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी। ठीक है, भूकंप संबंधी क्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बाहरी ग्रह नहीं है? तो बाहरी ग्रह कौन सा नहीं है आपके सामने ऑप्शन है और 11वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका बुध, बाहरी ग्रह नहीं है। 12वां है, इसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन हुई होगी कि महासागरीय भूप्रपट्टी के औसत घनत्व को दर्शाता है, वो राइट आंसर डी हो जाएगा 2.7 ग्राम सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, नीचे देख कथन हेतु सही शब्द को निर्दिष्ट कीजिए। तो एक अपवाह द्रोणी को एक दूसरे से अलग करने वाली सीमा जो है वो क्या हो जाएगी? 13वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा अपवाह। ठीक है, एक अपवाह द्रोणी को एक दूसरे से अलग करने वाली सीमा अपवाह, राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां निम्न में से कौन सी अपवाह प्रतिरूप बनाती है? तो इसका 14वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी। ठीक है, अरिये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां, हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों को जो है पृथक करने की जो प्रक्रिया यानी अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो विभेदन कहलाती है। इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन है लेकिन मेरे को जहाँ तक मैं 99% कह सकता हूँ कि ये विभेदन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सागरीय अधस्थल विस्तार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 16वें का वो हो जाएगा आपका सी। ठीक है, हैश।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी केरल की सबसे बड़ी नदी है? तो केरल की सबसे बड़ी नदी पूछी गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, भागड़ा नागल परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं और 18वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका सतलुज नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड में अगर आपको दिक्कत साउंड आए तो उसके लिए सॉरी। जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो थोड़ा ऐसी जगह बना रहा हूँ जहाँ शोर होता है, मतलब होता नहीं है शोर, कहने का मतलब यह है कि इस समय जो है जिस समय मैं बना रहा हूँ इस समय शोर हो रहा है, तो दिक्कत होगी थोड़ी, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, उसे इग्नोर करना। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन भारत व श्रीलंका को अलग करता है? तो वो करता है मन्नार की खाड़ी, बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिली भवन की प्रक्रिया से संबंधित है? तो सिली भवन की प्रक्रिया से संबंधित है कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा डी, सघनता के द्वारा संचित पदार्थों का सेलों में परिणत होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी एस तरंगों की प्रमुख विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21वें का, वो हो जाएगा 21वें का आपका सी हो जाएगा, केवल ठोस पदार्थ से गुजर सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य, इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ कितने घंटे जो है ये समय आगे है। तो 22वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 घंटे 30 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने जो है स्थिर अवस्था संकल्पना जो है प्रस्तावित किया था? ये आपके चैप्टर 1 में ही है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 23 का, वो हो जाएगा बी, हॉयल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है प्रायद्वीपीय नदियों से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मेरे को कन्फ्यूजन है, आपको राइट आंसर कमेंट करना है 24वें का। अगला क्वेश्चन जो है, अगला जो सेक्शन आता है सेक्शन बी आता है, इसमें जो है आपके मानचित्र से पूछेगा क्वेश्चन है, तो मानचित्र वाले क्वेश्चन है, ये देख लेते एक बार। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े देश का चयन करना है, तो काफ़ी बच्चों ने रूस लगाया हुआ, रूस हमारे एशिया में नहीं आता है, राइट आंसर आएगा आपका चीन। ठीक है, तो चीन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तप्त स्थल है? ठीक है, तप्त स्थल पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर जो है, इसमें थोड़ी मेरे को कन्फ्यूजन है लेकिन मुझे राइट आंसर सी लगता है इसका। ठीक है, कमेंट कर देना 26वें का। 27वां जो है आपका, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विवर्तनिक प्लेटों का निर्धारण उत्तरी अमेरिकी प्लेट व कैरिबियन द्वीप जो है करते हैं? तो 28वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ए, उत्तरी अमेरिकी प्लेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप आप ये बहुत पहले से पढ़ रहे होंगे, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 से 48, कोई 15 प्रश्नों के उत्तर देने आपको, तो 30वां देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है देखते हैं, आदि मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर था, अब ऐसा नहीं है। ठीक है, तकनीकों के क्रमश विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए जो बंधन है उसको ढीला करने में सक्षम हो गया। तो आपका बताना है आपको क्या है इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30वें का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, दोनों कथन सही है तथा कथन 2 एक की सही व्याख्या करता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, इसमें आपको मिलान करना था और मैं इसका डायरेक्ट राइट आंसर बता देता हूँ, जो आपका युग्म से सुमेलित करना है आपको। ठीक है, तो ये 31 है, इसमें आपको जो है कोई MCQ नहीं दिया गया है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ सही मिलान क्या होगा 31 का। 31 में आपका जो है वो देना चाहिए MCQ, बट दिया नहीं है इसमें। ठीक है, या तो इसी में कोई दिक्कत पूछा है, सुमेलित नहीं है, सॉरी, इसमें जो पूछा गया क्वेश्चन है वो है सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा है जो सुमेलित सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 31वें का, वो हो जाएगा सी। ठीक है, तापी वाला जो है ये सही मिलान नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 32, 32वां क्वेश्चन है आपका कि दाब आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन सेलों का निर्माण होता है। ठीक है, तो आपको बताना है उपयुक्त उल्लेखित कथन निम्नलिखित सेलों में से किसकी विशेषता है? तो राइट आंसर आ जाएगा 32वें का, वो आ जाएगा आपका कायंतरित सेल की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गंगा नदी तंत्र के संदर्भ में जो है सत्य नहीं है? ठीक है, तो राइट आंसर 33 का हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सी, यह नदी पंजाब के
में मैदान में प्रवेश करती है, तो ये सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, और कौन नदी जो है प्रदूषण के लिए, निम्नलिखित में से कौन नदी प्रदूषण के लिए जो है उत्तरदायी नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे मृत शरीर का विसर्जन जो किया जाता है, इससे भी जो है नदियों में गंदगी फैलती है। उद्योग हो गया, बड़े पैमाने पर स्नान हो गया, ठीक है, लेकिन ये आ जाएगा, ये इसका कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते 35 का है। 35 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सेल जो है आग्नेय सेल से संबंधित है। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए, ग्रेनाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 है आपका। तो इसमें आपको जो है सही मिलान करना था, तो मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर 36 है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ये वाला सेक्शन जो है बी वाला राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। निम्नलिखित में से भारत का उत्तरी पूर्वी भाग कौन से कटिबंध में स्थित है। तो भारत का जो उत्तरी पूर्वी भाग है वो इसमें है, डी राइट आंसर हो जाएगा, कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में। अगला क्वेश्चन देखते, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि भूवैज्ञानिक काल, ये आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। राइट आंसर आपका बी आ जाएगा, ईयान। 38 का बी आ जाएगा। 39वां है ये आपका, 39वें का जो राइट आंसर आ जाएगा आपका, इसमें पूछा गया सही सुमेलित नहीं है, तो 39वें का राइट आंसर आ जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इसमें जो है आपसे किया गया क्वेश्चन कि निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें और इनमें संबंध स्थापित करने के पश्चात उपयुक्त शीर्षक का चयन करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 40 का आपका वो हो जाएगा ए, महाद्वीपीय सीमा, ठीक है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, निम्नलिखित पर विचार करना है और इसमें भी आपको जो है कथन और कारण कह सकते हो आप एक तरह से, ठीक है। तो महासागरीय कटकों के समीप की चट्टानों में सामान्य चुंबकीय ध्रुवण पाई जाती है। गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम कम गहराई पर, जबकि मध्य सागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप जो है उद्गम केंद्र कम गहराई पर विद्यमान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये है आपका 41 का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। दोनों कथन 1 और 2 सही है, कथन ये आपका सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42 है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव करें। तो आपको जो है इनमें वही बताना है। इसका 42वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, इसका निकल कर आ जाएगा। कथन 1 व दोनों सही है तथा कथन 2 1 की उचित व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 क्वेश्चन नंबर, और इसमें आपको मिलान करना था, तो मैं मिलान का राइट आंसर बता देता हूँ आपको। 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी, ये वाला जो सेक्शन है सबसे नीचे वाला, ये आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 44। तो भारत में कर्क रेखा अनेक राज्यों से होकर गुजरती है, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भारत में देखिए जो कर्क रेखा है ये भारत के जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन यहाँ आप देखोगे तो जो आपके सामने ऑप्शन दे रखे, उत्तर प्रदेश दे रखा, त्रिपुरा, उड़ीसा और तेलंगाना, ये तीनों सही है। इन तीनों से होकर गुजरती है लेकिन उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, तो इसमें जो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। 44 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अब आगे चलते 45 पे। तो सुमेलित सही नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 45 का वो हो जाएगा आपका ए, उत्तर पश्चिम। बंगाल की खाड़ी कह रहा है उत्तर पश्चिम है, ऐसी बात ये उत्तर पश्चिम में नहीं है। आगे चलते 46, इसका मिलान करना था, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। तो ये है आपका जो है कुछ कथन दे रखे, देखते हैं क्या कहा गया है। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट से निकलती है। इस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 47 का वो हो जाएगा आपका ए, केवल कथन 1 सही है, दूसरा जो है गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। तो यहाँ पे आप जो है बहुत इजी था, ये नाम से आप कर सकते हो। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, अब स्रोत आधारित प्रश्न पर आ जाते हैं। तो इसमें जो है नर्मदा और तापी नदी बहती है। काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज होंगे या इन्होंने ये टिक लगाया पश्चिम से पूर्व, लेकिन ऐसा नहीं है। नर्मदा और तापी नदियाँ बहती है कहाँ, पूर्व से पश्चिम। पैसेज में आपका साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ आप देखोगे काफ़ी बच्चे कमेंट करके कहते हैं कि भाई ये गलत है वो गलत है। आप पैसेज भी पढ़ा करो एक बार कि यहाँ पे बोला गया है, यहाँ आप देखोगे
नर्मदा और तापी को छोड़कर जो है अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, नर्मदा और तापी को छोड़कर, यहाँ पे पूछा गया है फिर नर्मदा और तापी कहाँ की तरफ बैठती है, तो वो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, पूर्व से पश्चिम की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है गंगा नदी तंत्र का अंग नहीं है, तो गंगा नदी तंत्र का जो है उसका अंग नहीं है सिंधु। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51, तो इसका आपके सामने ये दे रखा है कि निम्नलिखित में से बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बीच जो है जल विभाजक का कार्य कौन करता है, तो वो करता है पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है, तो भ्रंश घाटी में जो बहने वाली नदी है वो है तापी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर जो है स्रोत आधारित प्रश्न आ जाते हैं और इससे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से वायुमंडल की प्रारंभिक संरचना में कौन सी गैस शामिल है। ठीक है, प्रारंभिक पूछ रहा है, वायुमंडल की प्रारंभिक संरचना में, मतलब जब बन रहा था वायुमंडल उस समय की बात हो रही है, तो हीलियम आ जाएगा राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान वायुमंडल का उद्भव हुआ है, तो वो किससे हुआ है, गैस व जलवाष्प से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वायुमंडल के विकास की अंतिम अवस्था को पहचानना है, तो वो है आपका डी राइट आंसर, वायुमंडलीय संरचना को जैवमंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने संशोधित किया। ये पैसेज में आपको मिल जाएंगे। अगला है आदिकालिक वायुमंडलीय गैस नहीं है, जो आदिकालिक वायुमंडलीय गैस नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जलवाष्प जो है कोई गैस नहीं है, तो मुझे ये राइट आंसर लगता है जलवाष्प। आगे जो है आपका इसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको, और ये आपके डायग्राम दे रखे, तो इसमें देखते हैं कौन से क्वेश्चन आए। निम्नलिखित में से मोह अशांतत्य किन 2 परतों के जो मध्य की सीमा बनाता है, तो वो हो जाएगा आपका भूपर्पटी तथा मेंटल। 57 का जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ध्रुवता मंडल कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, ध्रुवता मंडल, तो वो कहलाएगा आपका ए, मेंटल का ऊपरी भाग जो है ध्रुवता मंडल कहलाता है। 59 है क्वेश्चन नंबर, दिए गए आरेख से स्थलमंडल के बारे में क्या वर्णित होता है, तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा भूपर्पटी तथा ऊपरी मेंटल से बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, आंतरिक क्रोड निम्न में से किस अवस्था में है, तो वो आंतरिक जो क्रोड है वो किस अवस्था में, ठोस में है, जो सबसे नीचे का भाग है वो ठोस में है। तो ये था आपका 60 क्वेश्चन, बाकी जो नीचे 3 क्वेश्चन दे रखे वो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए। तो ये था आपका जो है सॉल्यूशन, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और कुछ क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन मैंने आपके ऊपर छोड़े, कमेंट करके बताना है उसको। ठीक है, तो ये था आपका पूरा सॉल्यूशन ज्योग्राफी का। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।